अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नज़र डालते हैं आज प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे, यूएफए यूरो क्वालिफायर्स के कुछ मैचेस हुए हैं और उसमें इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन का मैच हुआ है जो कि 2-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और आफरीदी से जानेंगे। और लक्समबर्ग वर्सेस पुर्तगाल का मैच, पुर्तगाल ने बहुत ही शानदार खेल का परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और मुजाहरा ऐसा कर दिया कि ये एक याद रखी जाएगी विक्ट्री उनकी। ऑल दो लक्समबर्ग इतनी मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन क्या प्लस पॉइंट से इस जीत के वो हम आफरीदी से जानेंगे। 6-0 से ये मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने नेदरलैंड्स को, नेदरलैंड्स भी याद रखिए एक बहुत ही मजबूत टीम है, लेकिन यहाँ पे फ्रांस ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया 4-0 के साथ और ये मैच अपने नाम किया है। बाकी मैचेस की अगर बात करें, ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उसमें कजाकिस्तान वर्सेस डेनमार्क का मैच हुआ है क्योंकि कजाकिस्तान ने ये अपसेट कर दिया है। 3-2 से जो है वो ये मैच अपने नाम कर दिया। डेनमार्क व्यूवर्स याद रखिए ये वो टीम है जो कि काफ़ी टैलेंट भी प्रोड्यूस करती है और काफ़ी मजबूत टीम भी है, लेकिन यहाँ पे कजाकिस्तान ने ये अपसेट कर दिया है यूएफए यूरो क्वालिफायर्स में। लिechtenstein वर्सेस आइसलैंड, यहाँ पे 0-7 से आइसलैंड ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। उसके बाद अगर बात करें माल्टा वर्सेस इटली की, तो माल्टा वर्सेस इटली के दरमियान होने वाला मैच ऑफ कोर्स इटली ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। कितनी कन्विंसिंग विक्ट्री थी वो भी बात करेंगे बाद में। नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस फिनलैंड के दरमियान मैच 0-1 से फिनलैंड ने अपने नाम कर लिया है। स्लोवेनिया वर्सेस सैन मैरिनो के दरमियान जो मैच हुआ है वो 2-0 से स्लोवेनिया ने अपने नाम कर लिया है। ये यूएफए यूरो क्वालिफायर्स के कुछ मैचेस के रिजल्ट्स है। इसके बाद हम प्रोग्राम में जो शामिल करेंगे, आज आपको दिखाएंगे होजे मैरियो एनरिके नेग्रेरा। जी हाँ, ये जो रेफरीज को जानते हैं वो जानते होंगे फुटबॉल में, ये वो रेफरी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे 2018 तक। और बार्सिलोना आजकल जिस केस का कोर्ट में सामना कर रही है, वो केस ये है कि इनको पैसे देने का इल्ज़ाम लगा था। इसके ऊपर पूरी हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया कि ये पैसे आया दिए भी थे और दिए थे तो किन शराइत पे दिए थे और क्यों दिए थे, फिर रेफरी ने लिए भी थे या नहीं लिए थे, और लिए थे तो फिर उनका क्या किया था। ये पूरी एक डिटेल हमने कहाँ से ये शुरुआत हुई और अब कहाँ तक ये मामला पहुँच गया, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। और वर्ल्ड कप के बाद ऐसा अब मेसी को क्या मिल गया है कि मेसी जो है वो वर्ल्ड कप की खुशी भी भूल गए हैं या भूले नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा हो गई है या ये खुशी उस खुशी से ज़्यादा थी। ये कुछ ट्वीट्स हैं हमारे पास और कुछ और भी खबरें हैं जो हम प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे और कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले हम जिस मैच को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैच है इंग्लैंड वर्सेज यूक्रेन और ये मैच इंग्लैंड ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। कितनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी ये तो स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, फिर आफरीदी से जानेंगे। और स्टैट्स की सूरत हाल इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन के मैच में आपके सामने 18 जो है वो शॉट्स इंग्लैंड के थे, 3 जो थे वो यहाँ पर यूक्रेन के पास थे। शॉट्स ऑन टारगेट एक भी नहीं यहाँ पे मिला यूक्रेन को, जबकि 8 मिले शॉट्स ऑन टारगेट। और आई थिंक 2 की बजाय कोई 5-6 गोल होने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं हुए आफरीदी बताएंगे। 58% पोजेशन आप देख रहे हैं इंग्लैंड के पास था, 42% जो है वो यहाँ पर यूक्रेन के पास था। टॉस एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स भी यहाँ पे ज़्यादा मिले हैं, 7 मिले हैं इंग्लैंड को, 1 ही मिला है यूक्रेन को। आफरीदी कितना आपको लगता है वन साइडेड मैच लगता है या आपको लगता है कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा क्लिनिकल हो सकती थी, क्लिनिकल थी, नहीं थी? यूक्रेन कैसा खेला, एक ओवरऑल क्या आपको इस मैच को देख के लगा? मतलब एक तरह से वन साइडेड मैच ही था। इंग्लैंड जो थी वो काफ़ी डोमिनेंट टीम है एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन भी अच्छी टीमों में शुमार होती है जो टफ फाइट देती है। ऑल्दो इंग्लैंड को हराना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, लेकिन एटलीस्ट एक टफ फाइट दे सकती है। ये मैच शुरू भी इस सिचुएशन से हुआ कि यूक्रेन की जो जंग है उसके अगेंस्ट थोड़ी सी दोनों टीम्स ने एक मुजाहरा किया कि अच्छा, ये ग्राउंड में मुजाहरा उसका हुआ कि स्टॉप द वॉर और इस तरह पीस मेकिंग के उन्होंने बैनर्स निकाले हुए थे। फिर जब मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने शुरुआत से ही डोमिनेट किया और बहुत ही अच्छा खेली। ख़ास करके बुकायो साका जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पूरे मैच का जो क्रक्स था और जो हाईलाइट थी वो बुकायो साका थे इस मैच के। सारी हेडलाइंस उन्होंने छीन ली बाकी प्लेयर से। काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। हैरी केन इज़ एवर, हैरी केन भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। ओवरऑल डिफेंसिवली भी कुछ ज़्यादा मुज़ाहमत तो नहीं करनी पड़ी डिफेंडर्स को, लेकिन फिर भी जब भी उनके अगेंस्ट अटैक हुआ अच्छा तो उन्होंने अच्छा रोका। ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें नए प्लेयर्स जो होते हैं उनको चांस दिया जाता है या उनको मौका मिलता है कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सके या वो लाइमलाइट में आ सकते हैं। इस मैच में बुकायो साका तो हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है, वर्ल्ड कप के बाद गोल भी करते हैं। हैरी केन भी एक मतलब सारी दुनिया जानती है उनको,
कोई और ऐसा प्लेयर आपको नजर आया इंग्लैंड या फिर यूक्रेन में, ऑल्दो वो मैच नहीं जीत सके, कि जो आपको लगता है फ्यूचर जिस प्लेयर का बन सकता है या जो आने वाले वक्त का जो है वो एक ग्रेट प्लेयर बन सकता है? मेडिसन जो थे वो लेफ्ट पे इंग्लैंड के लिए इस मैच में खेल रहे थे, जो कि यंग तो नहीं है लेकिन इंग्लैंड में उनको चांस बहुत कम मिलता है। हालांकि वो लेस्टर सिटी के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और जब वो नहीं खेलते तो लेस्टर हारती है, जब वो खेलते हैं तो लेस्टर अगर जीतती नहीं है तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लेती है, बहुत अच्छा खेलती है। मतलब उसमें पता लगता है कि मेडिसन का कितना इन्फ्लुएंस है। तो उसको अब रेगुलरली चांस नहीं मिल रहा था, खास करके जो लेफ्ट विंग है उस पर कंपटीशन बहुत सख्त है। अब वहाँ पे इससे पहले ग्रीलिश खेलता था, इस मैच से पहले पिछले मैच में ग्रीलिश ने खेला, मार्कस रैशफोर्ड भी इसी पोजीशन के लिए खेलते हैं, फिल फोर्डन भी इसी पोजीशन में खेलते हैं। तो अब जो राइट साइड है वो तो बकायो साका ने अपनी कर ली है, वो तो उन्होंने बता दिया है कि मुझे तो आप नहीं हिला सकते यहाँ से। वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, उसको तो आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते। कोई अभी इंग्लैंड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बकायो साका को रिप्लेस कर दे, हालांकि उनकी उम्र अभी 20 साल ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लेफ्ट की बात की जाए तो उसमें साउथगेट के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रेडिकेमेंट है साउथगेट के लिए कि उनके पास 4 खिलाड़ी हैं जिनमें से उनको अब सोचना पड़ेगा कि किस प्लेयर को चूज करना है। इस मैच में मेडिसन को खिलाया था, ऑल्दो रैशफोर्ड जो थे वो से इंटरनेशनल ब्रेक पे टीम के साथ नहीं थे, इंजरी की वजह से वो मिस कर गए थे। इससे पहले वाले जो मैच था उसमें उन्होंने ग्रिलिश को खिलाया था। तो अब देखना पड़ेगा, मेडिसन ने बहुत ही अच्छा खेला इस मैच में, 8.3 रेटिंग भी थी इस मैच में उनकी। तो अब यूरो 2024 जो कि जर्मनी में अभी 13 महीने बाद ही होना है, तो उसमें कौन सी प्लेयर को ये जगह मिलती है? यूएफए यूरो क्वालिफायर्स में ये जीत तो गई हैं, बाकी टीम्स भी जीत गई हैं। थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वालों को बताएं कि ग्रुप में कितने मैचेस जीतना लाजमी होता है आगे क्वालिफाई करने के लिए, और क्या इनका भी सेम वही है, आगे फिर क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, फिर आगे सेमीफाइनल्स और फाइनल? एक्चुअली में ये 5 टीमों का एक ग्रुप होता है, ABCDEFGH इस तरह के ग्रुप्स हैं पूरे यूएफए यूरो क्वालिफायर्स जिसे कहते हैं। ये 2024 में जो जर्मनी में यूरो कप होना है, जैसे अफ्रीकन कप ऑफ नेशन होती है अफ्रीका में, अमेरिका में भी होती है कन्फेडरेशन कप, इसी तरह यूरो कप जो है वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट जो है वो यूरो कप होता है। और इसमें पूरे यूरोप की टीमें होती हैं, सिर्फ यूरोप की होती है। अब 5 टीमों में से 2 टीमें जो हैं क्वालिफाई करती हैं फिर ओरिजिनल टूर्नामेंट के लिए, टॉप करती हैं। तो अपने ग्रुप में 2 टीम्स, और फिर क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक्सटेंडेड टूर्नामेंट है तो तीसरी टीम को भी क्वालिफिकेशन में आके उनको भी चांस मिल सकता है यूरो ओरिजिनल टूर्नामेंट के लिए। लेकिन यह है कि इसमें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल नहीं होते, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है एक टूर्नामेंट के लिए, जो मेजर टूर्नामेंट है उसमें। बिल्कुल ठीक, जी हाँ बिल्कुल, जैसे चैंपियंस लीग के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं आप। हाँ, अपनी लीग में 4th फिनिश कर टॉप 4 में आके क्वालिफाई करते हैं। इनका जो है वो इन्होंने टॉप 3 रखा हुआ है कि टॉप 3 में अगर आप फिनिश करते हैं तो आप जो है वो आगे क्वालिफाई कर लेते हैं। जी चुके हैं। और यहाँ पे जिस प्लेयर को हमने फीचर किया है, आइए उनके स्टैट्स देखते हैं और ये कौन हो सकते हैं, नन अदर देन बुकायो साका। टचेस आप देख रहे हैं 56 थे, डोल्स 8 किए हैं और फाउल्स 1 जो हैं वो 4 किए हैं, और इसके साथ शॉट्स जो हैं वो 3 किए हैं, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 3 हैं, बिग चांसेस क्रिएटेड जो हैं वो 2 हैं, सक्सेसफुल टेक ऑन्स जो हैं वो 2 हैं, क्रॉसेस जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो भी 2 हैं, गोल्स जो है वो 1 किया है और असिस्ट 1 किया है। अफरीदी बुकायो साका अपनी लीग में भी हमेशा चमकते हुए ही नज़र आते हैं और इंग्लैंड में भी खेलते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं कि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं। आपको लगता है ये आने वाले वक्त में उस रेस में शामिल हो सकते हैं GOAT वाली? हाँ, इंग्लैंड के लिए एटलीस्ट वो गोट का स्टेटस तो अचीव कर लेंगे जिस लेवल के ये प्लेयर हैं, और इंटरनेशनली भी। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि इंटरनेशनली जो बहुत ही वो गोट वाला फिगर जो है मोस्टली रियल मैड्रिड, बार्सिलोना इस तरह की टीमों में खेल के आपको मोस्टली हासिल होता है। लेकिन इनका फ्यूचर आपको लगता है जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि जाएं आपके आर्सेनल में है। एनीवेज बिल्कुल, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हम बात करेंगे यूएफए यूरो क्वालिफायर्स के नेक्स्ट मैच की, जो कि हुआ है फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स के दरमियान। और ये मैच जो है वो सरप्राइजिंगली, मतलब जीत तो समझ में आती है फ्रांस की, 4-0 से उन्होंने जीता, लेकिन नेदरलैंड्स का
जो है वो इतना टैलेंट होने के बावजूद, और कल आफरीदी की प्रोडिक्शन भी जो है वो फ्रांस के लिए थोड़ी सी ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो 70-30 वाला भी फिगर हम अगर प्रोडिक्शन में देते तो वो भी शायद गलत होता। 0 जो है वो नेदरलैंड ने गोल स्कोर किया है। और स्टैट्स पर नज़र डालते हैं कितनी कन्विंसिंग विक्ट्री थी फ्रांस की, और नेदरलैंड्स क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ये अफरीदी से जानेंगे। आप देख रहे हैं 11 शॉट्स से नेदरलैंड्स की तरफ से 12 थे, फ्रांस की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे, यहाँ पे फ्रांस की तरफ से 5 थे नेदरलैंड्स की तरफ से। कोशिश की उन्होंने लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पोजीशन 41% फ्रांस के पास था, ज़्यादा था यहाँ पे नेदरलैंड्स के पास 59% था पोजीशन उनके पास। और इसके अलावा पासेस भी आप देख रहे हैं ज़्यादा थे नेदरलैंड्स के पास, एक्यूरेसी वो भी ज़्यादा थी नेदरलैंड्स की, फाउल्स भी ज़्यादा थे, येलो कार्ड्स कम थे, वो फ्रांस के ज़्यादा थे 4 कार्ड से, कॉर्नर्स भी ज़्यादा थे नेदरलैंड्स के, यहाँ पर 5 से 3 मिले फ्रांस को। सब कुछ ज़्यादा होने के बावजूद एक चीज़ कम थी, जो कि अच्छी बात है, फाउल्स कम दिए उन्होंने, पासेस भी ज़्यादा, अफरीदी पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, शॉट्स ऑन टारगेट कम थे और फाउल्स कम थे। 5 शॉट्स ऑन टारगेट में एक भी गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रांस के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें ना इनके पास फ्रांस वाली स्पीड है, अच्छा, और ना ही फ्रांस के वर्ल्ड क्लास लेवल वाला गोलकीपर है। ओके। वैसे मैं उनकी गोलकीपर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अच्छी गोलकीपर हैं, लेकिन माइक मेन्योन अगर वर्ल्ड कप में इंजर्ड ना होते तो मुझे लगता है लोरीस से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे फ्रांस के लिए। okay. और बहुत ही वर्ल्ड क्लास एसी मिलान को इन्होंने सीरी आ भी जितवाया था पिछले सीजन, और अभी भी जब ये खेलते हैं तो एसी मिलान गोल कंसीड नहीं करता। अभी वापस इंजरी थी ना बड़े अरसे से, और ये अभी फ्रांस के लिए ठीक हो के खेले। अभी तो परमानेंट नंबर 1 गोलकीपर, क्योंकि लोरीस भी रिटायर हो गए हैं और ये इंजरी से भी वापस आ गए हैं, तो दूसरे नंबर पे तो लोरीस के बाद माइक मेन्योन ही थे। उन्होंने इस मैच में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, ना सिर्फ ये कि 5 जो ऑन टारगेट शॉट्स थे वो रोके, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम में जब मैच खत्म हो रहा था तो एक कंसोलेशन गोल का चांस मिला नेदरलैंड्स को पेनल्टी की सूरत में, अच्छा, लेकिन वो भी इन्होंने रोक ली डिपाई की पेनल्टी। तो आप देखें कि वो 100% सारे बॉक्सेस जो हैं फ्रांस दैट मींस कि नेदरलैंड्स खेली अच्छा है, अटैक उन्होंने किया है, लेकिन गोलकीपर जो है वो उनको बचाते रहे हैं फ्रांस को। हाँ, और दूसरी बात ये कि फ्रांस की जो अली हमेशा से स्ट्रेटेजी होती है वो क्या करते हैं कि वो सिट बैक डीप और एक काउंटर अटैक स्विच ऑन, और बस, क्योंकि उनके पास इतनी पेस है, स्पीड बहुत है उनके पास। अब एक ऐसा चांस मिला था जो गोल तो नहीं हो पाया, बॉल जो थी रंडल मवानी ने ऊपर मार दी, लेकिन उसमें बॉल लेके जो आगे बढ़े थे किंग्सले कोमन, वो 2-3 प्लेयर्स उनके पास नेदरलैंड्स के प्लेयर उनके साथ भाग रहे थे, उन्होंने बॉल को खुद से आगे फेंका और उसके पीछे भागे, तो तीनों पीछे ही रह गए। तो इतनी पेस है उनके पास। किलियन एम्बापे तो वैसे ही दुनिया के फास्टेस्ट प्लेयर्स हैं में से आते हैं, तो आप फ्रांस का काउंटर पे रोक ही नहीं सकते इस टीम को, इतनी वर्ल्ड क्लास टीम। और फिर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी तो है, शॉट्स ऑन टारगेट भी तो उन्होंने परफेक्ट जो है वो अपनी जगह पे जहां भेजने चाहिए थे वहीं पे भेजे। बिल्कुल, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो भी किलियन एम्बापे को ही हमने फीचर किया है, और इनके स्टैट्स देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही। इनकी 9.3 रेटिंग थी, गोल्स 2 किए, असिस्ट 1 किया है, एक्यूरेट पासेस 88% थे, टचेस 55 से, रिकवरी 6 थी। आफरीदी, क्विक वर्ड्स फॉर किलियन एम्बापे, वैसे तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की दौड़ में शामिल भी हैं और जा भी रहे हैं और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, कैप्टन बन गए आप फ्रांस के, को फ़र्क पड़ेगा फ्रांस को? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस मैच का कि ये कैप्टन बन गए और पहला मैच था, और पार्क डे फ्रांसिस मतलब इनका एक तरह से होम ग्राउंड भी है, तो बहुत ज़्यादा आवाम भी आई थी इनको देखने के लिए कि एज अ कैप्टन वो कैसे खेलते हैं, और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। एज अ कैप्टन पहले उन्होंने, आप देखें कि एज अ कैप्टन पहले उन्होंने असिस्ट किया, उसके बाद खुद गोल स्कोर किए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ये बहुत छोटा सा नुक्ता है जो कि आम शायद एक बंदा इतना ऑब्जर्व ना करे, लेकिन कैप्टन के लिए लीडर बनना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चीज़ जो है ना सेल्फलेस होना, कि आप टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमें पहले मैच की शुरुआत में ही नजर आ गया था। बहुत ही शानदार स्टिक कर दिया। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे यूएफए यूरो क्वालिफायर्स का ये मैच जो है वो 4-0 से फ्रांस ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट जो मैच है वो लक्समबर्ग वर्सेस पुर्तगाल का है, और पुर्तगाल ने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ करे कम। और मैं जब आपको प्लेयर्स के नाम पढ़ के बताऊंगा जिन्होंने ये सारे गोल्स किए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं बाकी लीग्स में डिफरेंट टीम्स के पास एक सिंगल प्लेयर जो है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है अपनी टीम के लिए, जो लीग्स की टीम है। तो ये जब सारे एक ही टीम में खेल रहे हो तो ये
सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि ये टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीती है और ये टीम आगे क्यों नहीं जा रही है, क्या जो है वो ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है पुर्तगाल के पास। 6-0 से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स की क्या सूरत हाल थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 शॉट्स है पुर्तगाल के, जहाँ पे लक्समबर्ग के पास 4 ही शॉट्स थे, शॉट्स ऑन टारगेट लक्समबर्ग के पास 1 ही था, 8 थे यहाँ पे पुर्तगाल के पास। और ये है अच्छी टीम की निशानी कि 8 में से 6 उन्होंने कन्वर्ट किया। पोजेशन 63% था पुर्तगाल के पास, 37% था यहाँ पर लक्समबर्ग के पास। और बाकी भी आप देख रहे हैं पासेस, पास एक्यूरेसी, येलो कार्ड्स, कॉर्नर्स यहाँ पे ज़्यादा 2 अलबत्ता मिले हैं लक्समबर्ग को, 2 ही मिले हैं पुर्तगाल को। आफरीदी, ये परफॉर्मेंस पुर्तगाल की किस तरह से आप देखते हैं? लाइक एक बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस डिफेंस की अगर बात करें, मिडफील्ड की बात करें, स्ट्राइकर्स की बात करें। डिफेंस को तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस मैच में पोर्चुगल को, लेकिन अटैक में इन्होंने ऑब्वियसली, जब आप कमज़ोर टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो सारे प्लेयर्स चाहते हैं कि वो गोल स्कोर करे। और जब आपके पास प्लेयर ही ये लेवल के हो कि ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, नूनो मेंडेस, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो हम नाम ही नहीं लेंगे, वो तो चलो वो तो रामोस अभी बेंच पे बैठे हुए हैं। जोआओ फेलिक्स और राफेल लियाओ जैसे प्लेयर, आपको उसको चांस ही नहीं मिलता, जो कि सीरिया के पिछले सीजन के बेस्ट प्लेयर थे, जिन्होंने सीरिया जितवाया था एसी मिलान को। उसको आप सिर्फ आखिरी कुछ मिनट में निकाल के खिलाते हैं और वो आते साथ ही उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर इनके पास अवेलेबल हैं तो इनको लाजमी यूरो कप 2024 या उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है एटलीस्ट फाइनल्स तक तो पहुंचना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर पुर्तगाल की 6-0 से ये मैच अपने नाम किया है। और प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं यहाँ पर बड़े एक लंबे अरसे के बाद आंखें तरस गई थी देखने को, रोनाल्डो जो है उनको हमने फीचर किया है। और यहाँ पे टचेस आप देख रहे हैं 27 थे, बॉल रिकवरीज 4 थी, डुअल्स जो थे वो 4 थे, डुअल्स 1 जो है वो 3 थे, शॉट्स जो है वो 3 थी, शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे, गोल्स 2 थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 1 था। अफरीदी, रोनाल्डो बड़े अरसे के बाद जो है वो मैन ऑफ द मैच बने हैं और फीचर भी किए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस? बहुत ही एक खुशाइन चीज़ है कि मतलब ऑलमोस्ट लोगों को लगा था कि बस ख़त्म हो गया है रोनाल्डो का चैप्टर और बस वर्ल्ड कप के बाद क्लोज हो गया और अल नसर ने तो परमानेंट मोहर लगा दी उस पर, लेकिन उसके बावजूद भी वापस आना और वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेलना, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और उस तरह की परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करना कि आप जिस टीम में ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, जोआओ फेलिक्स, राफेल लियाओ, ये सारे टैलेंटेड प्लेयर्स खेल रहे हो, नूनो मेंडेस, और उसमें एक 38 साल खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनता है, तो वाकई में उसमें अभी भी हंगर मौजूद है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर एक नज़र डालते हैं बाकी मैचेस हुए हैं उन पे और उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, और ये आपके सामने है स्क्रीन पर। और यहाँ पे एक मैच है जिसको हम डिस्कस भी करना चाहेंगे, जो कि कजाकिस्तान वर्सेस डेनमार्क का मैच है। और ये मैच जो है वो एक बहुत बड़ा अपसेट है, 3-2 से यहाँ पे कजाकिस्तान ने जीत लिया है, डेनमार्क हार गया। अफरीदी, क्विक वर्ड्स आपके लेना चाहूँगा, इस मैच को किस तरह से देखते हैं आप? वाकई में ये बहुत ही बड़ा अपसेट था। अभी इस इंटरनेशनल ब्रेक का सबसे बड़ा अपसेट यही था, क्योंकि एक तो डेनमार्क जो है टॉप 10 रैंक्ड साइट्स में से आती है, फीफा के टॉप 20 में से तो हमेशा टॉप 20 से तो निकलती ही नहीं है। और आप दूसरी तरफ से कजाकिस्तान को देख लें कि उनकी 115वीं पोजीशन है फीफा में, मतलब टॉप 100 में भी नहीं है, वो 100 टीमों में भी नहीं है। और उसके अगेंस्ट आप 2-0 से लीड कर रहे हो पूरा मैच, 73 मिनट तक आ गया मैच, 2-0 से आराम से जीत रहे हो। उसके बाद कजाकिस्तान स्विच ऑन और 3 गोल उन्होंने 17 मिनट के अंदर करके और बहुत ही बड़ा अपसेट क्रिएट कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपसेट है। और लेट्स सी अब इस ग्रुप में जो है वो आगे क्या सिचुएशन बनती है, डेनमार्क या कजाकिस्तान जो है वो आगे क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये यूएफए यूरो क्वालिफायर्स के कुछ मैचेस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए और अब हम आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम की हम कुछ खबरें हैं बड़ी ज़बरदस्त, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दिखाइए जी पहली ट्वीट हमारे पास क्या है और क्या खबर है हमारे पास। और ये आप देख रहे हैं, जोसे मोरिनियो, Juventus shouldn't be in the Europa League. There are teams that just shouldn't be there. If you get eliminated from the competition, you need to go home. If the UEL is won by a team that dropped out of the UCL यानी Champions League, it doesn't make any sense to me. Agreed? ये जोसे मोरिनियो ने ये क्यों कहा है और अभी क्यों कहा है, किसके कहने पे कहा है, खुद से कहा है, ये जरा मुझे डिटेल नहीं, ये किसी के कहने पे नहीं कहते, ये तो द स्पेशल वन, इनका टाइटल है द स्पेशल वन। द स्पेशल वन, ओके। हाँ, तो कह देते हैं बस, कह देते हैं, ये सही कहा है उन्होंने, सही कहा है। मुझे पर्सनली भी अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि आप चैंपियंस लीग में समझा भी दें थोड़ा ऑडियंस को क्या है क्या।
चैंपियंस लीग में जब आप ग्रुप स्टेज में टॉप 2 टीम्स जो होती हैं क्वालिफाई करती हैं राउंड ऑफ 16 के लिए, बाकी टीम्स एलिमिनेट होनी चाहिए ना, वो आउट होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये होता है कि जो तीसरी नंबर की टीम है वो ड्रॉप आउट होती है चैंपियंस लीग से, लेकिन यूरोपा लीग में आ जाती है। 4th पोजीशन की टीम तो घर चली जाती है, लेकिन तीसरी टीम को ना तीसरे नंबर पे आने वाली टीम को यूरोपा लीग में भेज देते हैं, ऑटोमेटिकली वो नॉकआउट स्टेज में आ जाती है। तो वो फिर अब देखें सेविया और यूवेंटस ऐसी टीम्स हैं जो चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होके आई हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो यूरोपा लीग लेकिन ये सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो ज्यादती है ना कि आप एक टूर्नामेंट से नॉकआउट होते हैं और आगे दूसरे टूर्नामेंट में ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है, और वो अगर आप जीते हैं तो फिर तो ज्यादा। लेकिन ये सिस्टम बना हुआ है ना ऐसा, और सिस्टम को बदलना जो है वो काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। एनीवेज अच्छी थॉट है और ये मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। लेट्स सी इनकी बात को कितना सुना जाता है। अगली हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी और इनकी बड़ी तारीफ़ें हमने अपने शोज़ में की हैं, और ये है ही इसके मुस्तहिक इंग्लैंड्स ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर। जी हाँ, हैरी केन वॉज प्रेजेंटेड विद द गोल्डन बूट ट्रॉफी बिफोर इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन। और इस मैच से पहले इनको ये ट्रॉफी क्यों दी गई, क्योंकि रिसेंटली अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले ही जो है वो ये टॉप गोल स्कोरर बन गए इंग्लैंड के आफरीदी। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं और बहुत शानदार परफॉर्मेंस अभी तक अगर गोल्स की देखा जाए कि बॉल जो है वो गोल के अंदर फेंकने में मशहूर है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस करना इंग्लैंड की खासियत है। पिछले 40 साल में हर डेकेड में इनका वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, अगर आप एलन शेरर, केरी लिनेकर, वेन रोनी और अब हैरी केन, तो 4 सदियों से डेविड बैकहम ऑल दो स्ट्राइकर नहीं थे, लेकिन वो भी काम काफी अच्छा करते थे। वो तो मिडफील्डर थे ना, मतलब वो मिडफील्डर्स के कैटेगरी में वो, लेकिन वो भी स्ट्राइकर्स में भी यानी वो गोल भी करते थे। हाँ बिल्कुल। तो हैरी केन जो है वो लग रहा है कि और भी रिकॉर्ड बनाएंगे कुछ नए। अभी तो ऑब्वियसली अभी तो बहुत इनका रह गया है टाइम, तो मुझे लगता है कि शायद ये 100 भी टच कर लें जिस लेवल से, जिस स्पीड से ये गोल स्कोर। अभी भी सेहतमंद है माशाल्लाह, अभी भी खेलते हैं और आगे भी खेलेंगे, और तकरीबन हर मैच में ही हमें नजर आते, चाहे लीग का मैच हो चाहे कंट्री के लिए हो, रेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे बहुत ही एक मजेदार खबर है और ये है मोरक्को के बारे में। जी हाँ, मोरक्को है नाउ बीटन पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम एंड ब्राजील in the last few months. All of those sides are currently in the top 10 of FIFA's world ranking. मोरक्को ने वर्ल्ड कप में ब्राजील को जो है वो हराया था, नहीं हराया था? ब्राजील को अभी हराया है फ्रेंडली में। हाँ। और वर्ल्ड कप में ये सारी टीम्स जो थी ना, जो पहले मेंशन हुई थी ब्राजील से पहले, उनको वर्ल्ड कप में हराया, और अभी ब्राजील रहती थी उनको अभी फ्रेंडली में हराया। क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप में हराया था और ये ब्राजील एक वाहिद टीम रह गई थी जो लगता था कि मोरक्को, लेकिन यहाँ पर भी वो सजदा रेज हुए हैं और यहाँ पर भी वो मनाजिर देखे गए हैं। मैच के बाद जो है वो मोरक्को की टीम ने यहाँ पे भी बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है और ब्राज़ील जैसी टीम को भी शिकस्त दे दिया। और बता दिए कि रैंकिंग कुछ आपके पास है इनकी कि कौन से नंबर पे है? नेक्स्ट शो में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली टॉप 10 टॉप 20 में तो नहीं है अभी शायद आ गई वर्ल्ड कप के बाद। हाँ, लेकिन ये है कि उस लेवल पे नहीं है जिस तरह ब्राज़ील की तो फेवरेट्स करार दी जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, और उनको हरा दिया। इतने टैलेंटेड नेमार थे ब्राज़ील, नेमार तो इंजर्ड है ना, बड़े अरसे की सर्जरी की है। बाकी विनीशियस, वो तो कह देंगे कि मैं तो नहीं था, देखे मैं होता तो शायद ये मैच फिर, लेकिन बाकी तो सारे थे ना। नेमार तो वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 2 मैच थे। कासेमीरो भी थे, कासेमीरो ने गोल स्कोर किया है इस मैच में, जो 2-1 से हारे हैं ना, उसमें एक गोल वाहिद जो है वो उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे मोरक्को यानी अशरफ हकीमी अपनी PSG के लिए अच्छा खेले ना खेले, अपनी मुल्क के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये है वो खबर मेसी के बारे में। मेसी बहुत खुश हो गए हैं, वर्ल्ड कप की खुशी भी थी। मेसी का तो ऐसे लगता है सितारा बहुत अरूज पे है, खुशियों पे खुशियां ही मिलती जा रही हैं। दरमियान में नार्कोस वालों ने धमकियां दी थी, लेकिन वो उनका भी हम आपको फॉलो अप देंगे आने वाले दिनों में। अर्जेंटीना अनाउंस देयर रीनेमिंग देयर ट्रेनिंग कैंप प्रीवियसली कैसा दे जायजा टू लियोनेल एंड्रेस मेसी आफ्टर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। जी, वर्ल्ड कप जितवाया ऑब्वियसली, अब अच्छी बात है कि अपने मुल्क को जो है वो आप अपने प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज इस तरह से। मेसी ने ये कहा है अपनी स्टेटमेंट में, ये जब अनाउंस हुआ और ये दे रहे थे, इनको रिवील कर रहे थे कि अभी तक वर्ल्ड कप के बाद जितने भी इनको ट्रिब्यूट्स और जितने भी एजाज़ात मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको इस एजाज़ पे मिली है। ओके, ये वैसे वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा खुशी इस पे मिली। अब जो हुआ है, अब नेक्स्ट कोई और मिलेगी, वो कहेंगे पिछली सब खुशियों से ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे जो है वो खुशी ज़्यादा हुई है। लेकिन ये है कि ये काफ़ी बड़ी वाकई अचीवमेंट है, आप अपने मुल्क के लिए जो है वो कुछ अचीव करते हैं और फिर आपके मुल्क के जो लोग हैं वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं और आपके नाम पर जो है हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक ये शो करता है कि अपने मुल्क से कितना प्यार है उनको, और ये उनके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है, ये वर्ल्ड कप से भी बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी,
नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और ये वो खबर है, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई थी आपकी, आपको दिखाई थी इनकी, और काफ़ी डेंजरस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कॉन्टे एंड टॉटनहम पार्ट वेज आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट, और ये होना ही था क्योंकि जिस तरह ये बात कर रहे थे और जिस तरह इन्होंने टीम को, लेकिन ये सच्चे थे आफरीदी, आपको नहीं लगता इन्होंने ठीक बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कश्तियाँ जलाने आए थे और लग ही रहा था कि, क्योंकि अब देखें कि उन्होंने मतलब पूरा सिस्टम को उन्होंने रगड़ा कि आपका ये सिस्टम है, आप बेशक कोच हर रोज सैक करते रहें, लेकिन जब तक प्लेयर्स में मोटिवेशन नहीं आएगी, जीतने का जज्बा नहीं आएगा, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कश्तियाँ जला दी, उधर से चले गए। और साफ लग रहा था क्योंकि ये जब अभी इंटरनेशनल ब्रेक है तो इंटरनेशनल ब्रेक में बीच में 2-3 दिन इनको ऑफ मिला था, जिसमें ये यूजुअली इटली जाते हैं, लेकिन वो फिर वापस आते हैं और जो प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक पे नहीं गए होते उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये वापस नहीं आए। ये खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि कॉन्टे जो है इटली से वापस इंग्लैंड नहीं आए, लंदन में उनका अराइवल नहीं हुआ। और फिर अभी रिसेंटली, अभी ही कुछ घंटे पहले ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि कॉन्टे अब वापस लंदन नहीं आएंगे और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया है। वैसे उन्होंने छोड़ दिया लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं, दोनों तरफ से म्यूचुअल, मतलब उन्होंने वैसे भी सैक कर देना था टॉटनहम ने। तो रोकना चाहिए, आपको नहीं लगता कि रोकना चाहिए था टॉटनहम को? लाइक कि बात तो वो सही कर रहे हैं और मतलब फायदे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में अगर आप लूज कर लेते हैं और प्लेयर्स इसके बाद, प्लेयर्स ने तो इनके साथ नहीं किया। अब देखें आप, प्लेयर्स ने उसी टाइम पे जब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारे प्लेयर्स ने एहतजाज किया कि इनको सैक करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का वो जाहिर तो नहीं करती कि ये खुद ही चाह रहे थे कि चले जाएं? हाँ, बस ये भी उकता गए थे क्योंकि नहीं हो रहा था। मतलब हालांकि अभी भी टॉप 4 में थी टॉटनहम, बाकी मैनेजर से तो फिर भी बेहतर था, लेकिन क्योंकि ये तो ट्रॉफी जीतने आए थे और वो इनको अब नजर नहीं आ रहा था कि इस टीम से तो मैं ट्रॉफी नहीं जितवा सकता। उन्होंने कहा चलो आगे कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? बड़े मैनेजर हैं और बड़े क्लब में ही नजर आएंगे जो भी होगा। अब देखें कि नागल्समैन को बायर्न ने सैक कर दिया है तो टॉटनहम के पास जो है वो एक ऑप्शन आ गई है। हालांकि अभी पीएसजी पे तो ढूंढ रहा है, पीएसजी भी ढूंढ रहा है कोच। तो ये पीएसजी, नागल्समैन मुझे लग रहा है टॉटनहम आ जाएंगे। इनके पीएसजी के साथ अभी चांसेस लग रहे हैं क्योंकि जोसे मोरिन्यो का पहले हमने खबर दी थी कि वो भी कंटेंडर्स हैं, लेकिन तब ये अवेलेबल नहीं थे। अभी ये अवेलेबल हो गए और ये बहुत ही अच्छे मैनेजर बन सकते हैं और पीएसजी के ख्वाब जो है वो पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और ये फॉलो अप खबर है जो कि हमने पिछले दिनों दी थी, जो ब्राज़ील के खिलाड़ी आपस में क्लब में खेलते हुए आपस में कर रहे थे कि वो जो है वो एंजेलोटी को अपना कोच देखना चाहते हैं ब्राज़ील का। ये प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म कर दिया जी। प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राज़ीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हैज़ रिवील्ड दैट कार्लो एंजेलोटी would be an obvious choice to fill the position। और अफरीदी, किस तरह से आप देखते हैं ये स्टेटमेंट पर प्रेसिडेंट? क्योंकि बाद में हमने ये भी बताया था कि वो मजाक में भी कहा गया था, लेकिन फैब्रिजियो ने ये कहा था कि हर मजाक में कोई सच्चाई भी होती है, छोटी कहीं ना कहीं छुपी होती है। अब ये प्रेसिडेंट ने भी कह दिया, ये बिल्डअप कर रहे हैं एक चीज़। एक्चुअली में ये तायीद करता है वो इंटरव्यूज की जो प्लेयर्स ने पहले एडरसन ने फिर रोड्रिगो ने दी और कहा कि हम एंचेलोटी को चाहते हैं ब्राजील में एज अ नेशनल कोच। फिर अभी प्रेसिडेंट ने खुद कह दिया है कि अभी तक जो हमने परमानेंट मैनेजर असाइन नहीं किया टीम, अभी इनका परमानेंट मैनेजर नहीं है असाइन, ये भी असिस्टेंट जो एक केयर टेकर था मोरक्को के अगेंस्ट वो लीड कर रहा था। तो ये इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एंचेलोटी जब फ्री होंगे, इनका रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, देख रहे हैं चैंपियंस लीग, राइट? हाँ, और एंचेलोटी और रियल मैड्रिड का जो सफर है उसका फैसला चैंपियंस लीग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर चैंपियंस लीग जीते हैं, क्योंकि वो रियल मैड्रिड में खुश हैं, जीत के भी जा सकते हैं, आपको नहीं लगता? जीत के भी जा सकते हैं क्योंकि ब्राजील भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑल्दो वो रियल मैड्रिड में बहुत खुश हैं, लेकिन ब्राजील भी बहुत बड़ा, वहां पे तो अचीव कर लिया उन्होंने, चैंपियंस लीग भी जितवा दी और उसके बाद वो फिर ब्राजील को, हाँ, ब्राजील को वर्ल्ड कप जितवा के वो अल्टीमेट ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। तो ये काफी खिड़कियां खुली हैं इनके लिए और ये खबर जो है ये फॉलो अप है जिसको कंफर्म कर दिया ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कि जी वाकई ऐसा है। जी हाँ, ये कुछ ट्वीट्स और कुछ यूरो क्वालिफायर्स के मैचेस जो आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं और बार्सिलोना के वो जो आजकल मामला चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, ला लीगा ने उन पर केस कर दिया है कि रेफरीज को उन्होंने पैसे दिए, उसके बारे में भी आज डिटेल डॉक्यूमेंट्री हमने शामिल की है। कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जो नेक्स्ट शोज़ में रमज़ान के हवाले से फुटबॉल यानी प्रीमियर लीग और बाकी जो टीम्स हैं वो क्या इनिशिएटिव ले रही हैं उसके हवाले से भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की जो नेक्स्ट शोज़ में आपको दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।